हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल यादव द मंथन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जियोग्राफी की 5वीं है और हम पिछले 4 क्लास में जितना पढ़े हैं पूरा रिवीजन कर लेंगे इस एक ही क्लास में। और एक क्लास बहुत छोटी होगी और हम पिछले 4 क्लास में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं और देखते हैं। और कुछ प्रश्न हैं, उनके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और स्मार्ट स्टडी करते हुए हम इनका एनालिसिस भी करेंगे और पूरे टॉपिक को भी अपने रिवीजन कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है जी। पहली क्लास का ये प्रश्न है, किस याम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक म्यामोत्तर भी कहा जाता है? भारत का मानक म्यामोत्तर यानी कि भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है? बताइए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए आइए इसे देख लेते हैं। देखिए, यहां से पूर्वी देशांतर गुजरता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। देशांतर को म्यामोत्तर भी कहा जाता है, इसका एक नाम ये भी है। ठीक है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये कहां से गुजरती है? मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। ये क्विक रिवीजन क्लास है आपके। चारों क्लास से कहीं में समराइज करके ऐसे प्रश्न बनाए हैं कि पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 10 क्लास में। बस क्लास के साथ जुड़े रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है? बताइए। पहला विकल्प दिया है मन्नार की खाड़ी, दूसरा 10 डिग्री चैनल, तीसरा 11 डिग्री चैनल, चौथा पाक जल डमरू मध्य। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। जो तीसरी क्लास थी, मैंने आपको डिटेल से बताया था अंडमान और निकोबार के बारे में। बताइए अंडमान और निकोबार को। ठीक है, देख लेते हैं इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भारत का ये मैप था, तो यहाँ नीचे भारत के ये द्वीप समूह थे। द्वीप समूह में एक अंडमान निकोबार भी था। अंडमान निकोबार। आइए अंडमान निकोबार का एक मैप बना लेते हैं। अंडमान निकोबार ये था, ये 4 ठो अंडमान थे और 3 ठो निकोबार। ऊपर वाले का क्या नाम था? ये उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान। सबसे ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे कौन सा है? लिटिल अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान, और उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। एक बार आपका फिर से रिवीजन क्विक हो जाएगा। फिर इसके नीचे है कार निकोबार। पहला है कार निकोबार, कल की क्लास में मैं आपको ये पढ़ाया था, कार निकोबार। उसके बाद है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। उसके नीचे है ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। 4 ठो अंडमान थे। देखिए, उत्तरी, मध्य, लिटिल और दक्षिणी, ये 4 ठो अंडमान है और 3 ठो निकोबार द्वीप समूह है। अब यही प्रश्न पूछा है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा
जल निकाय, कौन सा जल का रास्ता अलग करता है? तो मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि इसे अलग करने वाला जल निकाय था 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। चैनल जल का एक पतला रास्ता होता है, सरकरा भाग होता है। और यहीं पे देख लेते हैं पाक जल डब्लू मध्य किसे किसे अलग करता है? तो पाक जल डब्लू मध्य ये भारत का मैप है, और यहाँ पे श्रीलंका है, और यहीं पे पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। और ये किसे किसे अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा जल निकाय है? तो यहाँ पे लिख लीजिए भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल निकाय पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला। और 11 डिग्री चैनल, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको पढ़ाया था। और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है बताइए? मन्नार की खाड़ी यहीं पे है, पाक जल डमरू मध्य के बगल में ही मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कल की क्लास मैंने इस टॉपिक पे डिटेल से बताई है, आप उसमें उस क्लास को देखकर 11 डिग्री चैनल के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न पढ़िए, भारत में किन तिथियों पर विषु होता है? बताइए, बताइए किन तिथियों पर विषु होता है? विषु, विषु का मतलब होता है कि सूर्य किस डेट पर विषुवत रेखा पर लंबवत उसकी किरणें पड़ती हैं। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कब लंबवत पड़ती हैं? बताइए, विषु का यही अर्थ होता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च 23 दिसंबर। आइए इसको डिटेल से देख लेते हैं। ये है मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी, और इसके बीच से जो लाइन जाती है इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर, या इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इसके ऊपर है ठीक, इसके ठीक ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और फिर कर्क रेखा के ऊपर ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित अगला देशांतर है ये आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर, 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर पर है मकर रेखा, मकर रेखा। और मकर रेखा के ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश जाता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर, इस ये अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे। मान लीजिए ये सन है, सूरज है ये, तो इसकी लंबवत किरणें जब ये विषुवत रेखा पे रहेगा तभी इसकी लंबवत किरणें कब पड़ती हैं? तो ये एक साल में सिर्फ 2 दिन ये घटना होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को ही सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। और 21 जून को, इसे भी आप इसके साथ याद रख लीजिएगा, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। देखिए ये है ना सूर्य, जब सूर्य की लंबवत किरणें, मान लीजिए हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, आज आपको पता चल जाएगा कि ठंडी गर्मी क्यों होती है। भारत यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो सूरज अब धीरे धीरे ये इधर आएगा, दक्षिणायन होगा, ये दक्षिण की दिशा में आएगा, दक्षिण की दिशा में आएगा जब सूरज, तो सूरज की किरणें तो अब तो इधर तिरछी पड़ती हैं। जब सूरज दक्षिण की ओर आएगा मकर नीचे, तो यहाँ से सूरज की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ेगी और इस साइड में तिरछी पड़ेंगी। जब तिरछी पड़ेंगी तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश कम आएगा, प्रकाश कम आएगा तो ताप कम होगा, ताप कम होगा तो ये
इधर के अक्षांश थोड़े ठंडे है, इसी तरह इसीलिए यहाँ पे ठंडी पड़ने लगती है। और जब यहाँ पे देखिए, जब 21 जून को उत्तरी यहाँ पे 23.5 उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को गर्मी भयावह होती है, क्योंकि सूरज की किरणें एकदम कर्क रेखा, भारत कर्क रेखा पे स्थित है, तो सूर्य की किरणें भी लंबवत पड़ती हैं, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। और उस समय इधर ठंडा होता है। जब सूरज उत्तर में होगा तब दक्षिण में ठंडा प्रदेश होंगे, और जब ये दक्षिण में होगा तो उत्तर में ठंडी होगी। तो जब इधर दिसंबर में आ जाता है तो हम लोगों के यहाँ ठंडी पड़ने लगती है। तो दिसंबर में तो ठंडी पड़ती ही है, और 21 जून में जब सूर्य हमारे तरफ रहता है तो इधर ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्विक रिवीजन क्लास है आपकी, सारे टॉपिक का 4 क्लास में जितने पढ़ाया हूं सब रिवीजन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित करता है, बताइए इसका सही उत्तर। पहली क्लास में ही मैं सब बता दिया था, ये सब एकदम आसान है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित करता है, बताइए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मैंने हिंट भी दे दिया, जल्दी जल्दी बताइए। 24 समय क्षेत्र में डिवाइड करता है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को कितने समय में क्षेत्रों में विभाजित करता है, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। मान लीजिए 360/24 कर दीजिए। एक वृत्त होता है ना, एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का अगर पूरा मिला लिया जाए तो यहाँ पे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे। इससे इसमें भाग दे दीजिए, आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। और फिर 360 का 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, नहीं गुजरती है। आते हुए प्रश्न भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, बताइए फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। कर्क रेखा को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ, ये दूसरी क्लास का टॉपिक है। बताइए, अगर आप क्लास को ध्यान से देखोगे तो टॉपिक को धड़ल्ले से कर ले जाएंगे। बताइए, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मैंने आपको क्या बताया था। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारत का तुरंत मैप बना लीजिए, एनालिसिस देखिए कैसे किया जाता है प्रश्नों का, सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा इसी क्लास में ना। भारत को 2 भागों में कर्क रेखा विभाजित कर रही है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित कर रही है। पहले कहां से गुजरती है, तो एक पहले गुजरती है गुजरात, उसके बाद गुजरती है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और कहां से गुजरती है जल्दी बताइए। त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री में पिछले क्वेश्चन में बताया था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, झारखंड भी है, मिजोरम भी है, राजस्थान है, लेकिन उड़ीसा नहीं है, तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। नहीं गुजरती है किससे, उड़ीसा से। अगले प्रश्न पे आ जाइए, बताइए भारत का कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, बताइए कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में एक देश है, जैसे एशिया में है चाइना है, अफगानिस्तान है,
मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और ये सब देश एशिया के हैं। वैसे ही अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर का देश है ये अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है, ये भी एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका, अफ्रीका का अफ्रीका का मैप बनाइए। ये है लाल सागर, ये है अपना भारत। तो ये कर्क रेखा होकर यहां से भी गुजरती है, यहां से भी गुजरती है, और यहां से गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के, और ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और उसके नीचे है मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा था? ये बताइए, शीत कटिबंध किसके निकट है? बताइए, शीत कटिबंध। पहले ही क्लास में ये बता दिया था कटिबंधों के बारे में, जब मैं आपको बताया था भारत की जलवायु स्थिति क्या है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उस टॉपिक का एक क्वेश्चन है। बताइए, शीत कटिबंध किस क्षेत्र के निकट है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों की, ध्रुवों की। ध्रुवों पर ठंडी ज्यादा होती है। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे साउथ पोल, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और मैंने आपको कटिबंधों के बारे में ये बताया था कि एकदम इसके बीचों बीच से जाती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और फिर उसके बाद 23.5 डिग्री से बार बार आप बनाइए, जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार बनाइए, एकदम ये आपके आत्मसंगत हो जाएंगे ये प्रश्न, कहीं से गलत ही नहीं होगा। 0 डिग्री बार बार बनाइए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यहीं पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? जल्दी से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक ब्रीथ, आर्कटिक ब्रीथ। इस प्रश्न का पूरा आपको एनालिसिस फिर से टॉपिक का हो जा रहा है, क्विक रिवीजन है। और नीचे 66.5 डिग्री उत्तरी देशांतर को क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अरे अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक ब्रीथ। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये पूरा उष्ण है, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ये। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर में और उत्तरी देशांतर में, दोनों 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच, इसमें उपोष्ण, मतलब हल्का ठंडा और हल्का गर्म, उपोष्ण, इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध। और ये भी उपोष्ण कटिबंध हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध। ये क्यों बनता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी आती है। मैंने जो आपको बताया था पिछले, जिसमें पूछा था अरे विषु पर किस डेट को, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, जो मैं आपको पीछे प्रश्न कराया उसमें भी बताया था। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध क्यों होता है? गर्मी और ठंडी दोनों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हल्की गर्मी और ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और ऊपर सबसे मैंने बताया था आपको शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, और नीचे भी है शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें ना के बराबर आती है, कटिबंध बहुत ना के बराबर आती है, समझ लीजिए। तो इसमें क्या पूछा है? शीत कटिबंध किसके निकट है? तो देखिए इसमें दिया भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के निकट थोड़ी है शीत कटिबंध, ये तो ऊपर है। कर्क रेखा के निकट है? नहीं, कर्क रेखा के भी निकट नहीं है। मकर रेखा के निकट है? मकर रेखा के भी निकट नहीं है। तो निकट कहाँ है? ध्रुवों के। देखिए ध्रुव से कितनी, ध्रुवों के निकट है, मान ध्रुवों पर ही मान लीजिए शीत कटिबंध स्थित ही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्कटिक ब्रीथ का अक्षांशीय मान क्या है? बताइए।
अभी अभी आप इसमें देख लीजिए इसका उत्तर, आर्कटिक आर्कटिक वृत्त का कितने अक्षांश पे, यही यही इसमें प्रश्न बना के पूछा है, बताइए आर्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान क्या है, बताइए इसका सही उत्तर। 66 डिग्री नहीं, 23 डिग्री उत्तर देशांतर नहीं, 66 डिग्री, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आर्कटिक वृत्त का अक्षांशीय मान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके सारे ऑप्शंस गलती हैं, इसका सही उत्तर होगा 66 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सही होगा। जो आपको मैंने पीछे यहाँ पे बताया था, देख लीजिए कॉर्नर में, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदृश्य रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है कहलाती है, बताइए। मैंने बताया था कि अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखाएं, ये रेखाएं काल्पनिक हैं, काल्पनिक जैसे हम लोगों ने उसे बनाया है पृथ्वी पर, वो खींची नहीं गई है नेचुरल रूप से, तो ये हम लोगों की ये कल्पना है, क्योंकि देशों का वितरण भौगोलिक रूप से करने में उससे आसानी होती है। बताइए अदृश्य रेखा वही काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, बताइए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कौन सी रेखा जोड़ती है। एकदम सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को अगर आप पकड़ ले रहे हैं तो आप प्रश्न को सही कर जाएंगे, और कॉन्सेप्ट को आपको पता ही होना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा म्याम उत्तर। पहले ही प्रश्न में बताया था, म्याम उत्तर को देशांतर भी कहते हैं, देशांतर, इसे देशांतर भी कहते हैं। देख लेते हैं, पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, क्या कहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और उसके नीचे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न क्या बोला है, दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है अदृश्य रेखा वही काल्पनिक रेखा, तो कौन सी लाइन आती है यहाँ पे, ये अक्षांश ही तो आता है, ये अक्षांश ही तो है हमारे जो खड़े खड़े हैं, ये खड़े खड़े हैं, देखिए ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशांतर। और अक्षांश क्या होती हैं, ये होती हैं जैसे ये 0 डिग्री है, ये है भूमध्य रेखा, और ये सब जो अक्षांश है, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये अक्षांश होता है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री यही है, अच्छी तल 0 डिग्री यही है, इसे ही अच्छी तल भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आखिरी प्रश्न है, बताइए इसका निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं, बताइए। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, भूमध्य रेखा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी बताइए अपना उत्तर। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली क्लास में करवा चुका हूं, इनमें से कौन सा सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी देशांतर रेखा क्या होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं, तो देखिए भूमध्य रेखा ही होती है, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अब इसके ऊपर जितना जाएंगे ये सर्कल तो सिकुड़ता जाएगा, तो ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं, देखिए ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये छोटी हो रही हैं, ये छोटी हो रही हैं, ये छोटी हो रही है ना, देखिए अक्षांशीय रेखा। तो सबसे बड़ी कहाँ है, ये भूमध्य रेखा पर है, सबसे बड़ी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यही प्रश्न की डिमांड है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी समांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, आर्कटिक सर्कल आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी देशांत में अंटार्कटिक वृत्त है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने 10 प्रश्नों के माध्यम से लगभग अपने पूरे पिछले 4 क्लासों को हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हिमालय से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, और आपका रिवीजन भी पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।